अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूं इसरार अहमद कसाना। जूं वक्त नज़र आ रहा है उस वक्त पिछले साल में हमने बताया था, एक हफ्ता पहले भी हमने ये बात की थी कि किस तरीके से बहुत शिद्दत से यूं लग रहा है कि एक अर्जेंसी नज़र आ रही है कि फौरी तौर पे तमाम जो केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ उनको स्टीम रोल किया जाए, जल्दी से जल्दी उनको निपटाया जाए ताकि किसी न किसी केस में उनको पकड़ा जाए और फिर उनका काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाए। तो ये जो सूरत हाल है इसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है कि आपने देखा होगा कि जो फरहाद शाह साहब हैं कोई, उन्होंने जेआईटी जो थी उसमें उन्होंने ये स्पेशल प्रोसिक्यूटर उन्होंने कहा जी कि सारे का सारी जो जिम्मेदारी है वो 9 मई की इमरान खान साहब के ऊपर है और इसके ऊपर हमारे तमाम जो डिलिब्रेशंस हैं वो हो चुकी हैं और तमाम सबूत मिल चुके हैं। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के इंटरव्यूज भी चल रहे हैं। उन्होंने एड्रेस टू द नेशन में भी बात कही है और उन्होंने कहा है कि साइफर के हवाले से भी उन्होंने कहा कि इसकी जो इंक्वायरी है वो होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और जेआईटी के हवाले से भी मैंने आपको बताया। फिर तोशाखाना का भी बड़ी स्पीड अप सारा सिलसिला चल रहा है। पैमरा बिल भी जो है वो एक इन्होंने इंट्रोड्यूस करवा दिया है जाते जाते, ताकि मीडिया को भी लगाम डाली जाए। ये सिलसिला जा किधर रहा है इसका तजिया करने की कोशिश करेंगे और चलेंगे लाहौर और बात करेंगे सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद साहब से। सलमान भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम इसरार भाई। बहुत शुक्रिया सलमान भाई। ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं इसमें तो जो एक तो ये है कि बारिश भी हो रही है लाहौर में, लेकिन साथ साथ जो बारिश केसेस की हो रही है वो थमने को नहीं आ रही। देखिए बात यह इसरार साहब इस वक्त दो बातें पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में जेर बहस हैं। पहली जेर बहस ये है कि क्या हुकूमत या इस वक्त जो रियासत है वो इंतखाबात की तरफ जा रही है, पहली बात। और अगर इंतखाबात की तरफ जा रही है तो निगरान सेटअप जो है वो कौन होगा, और निगरान सेटअप का फैसला जो है वो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर करेंगे या एस्टैब्लिशमेंट अपनी मर्जी का बंदा लाएगी। पहला नुक्ता ये है। दूसरा नुक्ता यह है कि अगर इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना है तो उससे पहले इमरान खान का सियासी बंदोबस्त कैसे किया जाए, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, उनको नजरबंद किया जाए, उनकी पार्टी को कैसे एक एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो इलेक्शन में हो सकती है उससे कैसे रोका जाए, ये दूसरा इस वक्त इसका आपस का लिंक है। और अगर ये ऐसा बंदोबस्त नहीं हो पाता तो फिर इंतखाबात से बाहर निकलने का रास्ता क्या इख्तियार किया जाए। उसमें आपने देखा कि वो जो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट को फैसिलिटेट करने वाली जमात है एमक्यूएम, वो सामने आई है और उसने ये ऐलान किया है कि नई मर्दमशुमारी के बगैर इंतखाबात की कबूलियत नहीं होगी, और उसी सिलसिले में उनकी वजीर आजम से भी मुलाकात हुई है। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी मुस्लिम लीग नून जो है वो फौरी इंतखाबात चाहती है, लेकिन कुछ मुझे लोगों ने बताया कि मुस्लिम लीग नून भी चाहती है कि 5-6 माह अगर इंतखाबात आगे चले जाएं तो वो उनके हक में बेहतर है। उसकी एक वजह यह है कि ये जो इकोनॉमिक का प्रेशर है, महंगाई का प्रेशर है, ये पहले निगरान हुकूमत पे कन्वर्ट हो जाए और उसके बाद फिर हम एक नए सिरे से सामने आए। तो दो थ्योरियां चल रही हैं, एक इंतखाबात की, एक इंतखाबात ना करवाने की, एक इमरान खान के सियासी बंदोबस्त करने की, और एक ना होने की सूरत में फिर दूसरा जो नतीजा निकालने की कोशिश की जा रही है। एक और चीज भी लोग बता रहे हैं कि जो इनकी डिस्कशन चल रही है कि वो ये चाहते हैं, नून वाले ये चाहते हैं कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगे, इमरान साहब का सफाया हो ताकि हम पंजाब को स्वीप कर सकें। पीपल्स पार्टी चाहती है कि पीटीआई हो ताकि इसका मुकाबला किया जा सके। अच्छा, अब आपकी बात की मैं तायीद करते हुए कहना चाहता हूं कि एक टीवी प्रोग्राम में सलीम मांडीवाला जो है, जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट रहे हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि पीएमएलएन जो है वो ये चाहती है कि पीटीआई को इंतखाबात से बाहर निकाल दिया जाए और वो तन तना इंतखाबात में मैदान में उतरे। लेकिन पीपल्स पार्टी उनके बकौल ऐसा नहीं चाहती है। वो चाहती है कि पीटीआई को भी इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाजत दी जाए। ये मैं आपके मौकफ की तायीद कर रहा हूं, ये भी मुस्लिम लीग नून के अंदर एक मौकफ था। और मैंने बहुत पहले आपके प्रोग्रामों में कहा था कि मुस्लिम लीग नून ये चाहती है एस्टैब्लिशमेंट से कि वो इमरान खान का सियासी बंदोबस्त खुद करे। हम उनका सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। आप उनको इंतजामी बुनियादों पर, कानूनी बुनियादों पर आप उनका रास्ता रोकें ताकि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, यानी उसमें कोई और दूसरा फरीक ना हो। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना लोगों ने समझ लिया है। अब जो जिस चीज के ऊपर चीज फंसी हुई है ना जी, वो ये फंसी हुई है कि अगर हम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करते हैं और उसमें वसी पैमाने पर धांधली करते हैं
और पीटीआई का रास्ता रोकते हैं तो वो चीजें इतनी ज्यादा बुरे तरीके से एक्सपोज होंगी कि उसका भी सारा बोझ एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर पड़ेगा। और अगर इमरान खान को बाहर निकालकर इलेक्शन करवाया जाता है तो फिर इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है या इमरान खान के साथियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत ना हो तो उससे फिर उनकी क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। क्योंकि दो तजर्बे जो उन्होंने किए हैं, केपीके में परवेज खटक साहब का और पंजाब में अपना जहांगीर तरीन का, दोनों के अंदर अभी बहुत कुछ भरना है हवा। अगर आपने उनको कहीं लेके जाना है तो वो इतनी जल्दी ये काम होने वाला नहीं है कि वो कोई बड़ा इंपैक्ट डाल सकेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे पूरी रियासत जो है ना वो इमरान खान के दायरे के दरमियान जाकर फंस के रह गई है कि जी इसका सियासी बंदोबस्त कैसे किया जाए। अच्छा, वो रोजाना की बुनियाद के ऊपर देखिए ना, एक तरफ आप कहते हैं कि इमरान खान पॉपुलर नहीं है, लोग उनको छोड़ गए हैं, अब उनका वोट बैंक भी नहीं है। दूसरी तरफ वो टिकटॉक पे आते हैं तो वो करोड़ों लोगों तक अपनी रसाई को यकीनी बनाते हैं। तो फिर ये कहा जाता है कि जनाब ये टिकटॉक का रास्ता कैसे रोका जाए, सोशल मीडिया का रास्ता कैसे रोका जाए। तो ये बहुत से तजादात इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं। अच्छा, खुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी तजादात हैं, यानी इंतखाबात करवाने और ना करवाने के बारे में भी दो राय पाई जाती हैं। एक ख्याल यह है कि अगर आप इंतखाबात में ताखीर करेंगे तो इससे हमारे लिए और ज्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, और दूसरी रास्ता यह है कि अगर इंतखाबात करवाते हैं तो उस सूरत में आपको इमरान खान को सामना करना पड़ेगा। अब आप देखिए कि कल मुजम्मल असलम साहब जो उनके इकोनॉमिक एडवाइजर है, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो बराह रास्त माशाल्लाह दिखाई गई है। पीटीआई के मौकफ को बड़ा पजीराई मिली है और उन्होंने बड़े खुलकर सारी गुफ्तगू की है। उससे पहले 3-4 लोग सिंध से पीटीआई में शामिल हुए हैं, वो भी चीजें सामने आई हैं। तो मेरा मतलब है कि रेजिस्टेंस भी बाकी है पीटीआई की, वो इतनी आसानी से पीछे नहीं जा रही जितनी आसानी से ये समझा जा रहा था। तो अब मसला ये है कि आप आइन देखें ना, इलेक्शन कमीशन कहता है कि अगर आप 12 अगस्त को असेंबली तोड़ देंगे तो हम अक्टूबर में इलेक्शन करवा देंगे, लेकिन अगर आप फैसला करते हैं कि नई मरदमशुमारी के मुताबिक जाना है तो फिर इलेक्शन में 3-4 माह लग जाएंगे। अब ये खबरें भी आ रही हैं कल से टीवी के ऊपर, इंतखाबात को 4 से 5 माह आगे करने की तजवीज जेरे गौर है। तो मैं आपको कह रहा था कि जब तक इमरान खान का बंदोबस्त नहीं होगा शायद ये इलेक्शन का रास्ता इख्तियार ना करें। दूसरी बात यह है कि जो मुकदमात हैं उसमें जो तेजी आई है वो तेजी भी दो तरह की है। एक तेजी यह है कि इनको वाकई डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, इनको नजरबंद कर दिया जाए, या ये कि इंतखाबात से पहले उनको इतने दबाव में लाया जाए कि अगर उनको कहीं रास्ता भी देना हो तो वो बड़े माजूर किस्म का रास्ता हो, उनके हाथ पैर बंधे हुए हो, मफलूज रास्ता हो और वो कोई बड़ा ज्यादा बेहतर तरीके से बड़ा परफॉर्म ना कर सके। तो ये प्रेशर भी आपको उसमें नजर आ रहा है। अब जैसे आपने कहा कि जेआईटी ने कहा है कि इमरान खान साहब जो है वो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस हैं। अच्छा, अब आप देखिए वो 9 मई को तो रेंजर्स की और पुलिस की कस्टडी में थे, बराह रास्त उन पर कैसे इल्जाम लग सकता है, वो खुद एक मुज़ाहिका खेज है और अभी तक कोई वादा माफ गवाह नहीं बना। अच्छा, ये जो आजम खान का वादा माफ गवाह बनने की बातें की जा रही हैं, अब आजम खान साहब जो है वो पहले लापता थे, वो अगवा कर लिए गए थे, क्या थे, पुलिस कस्टडी में थे, फिर उनका बयान सामने आया है। अभी तक वो खुलकर टीवी पर तो नहीं आए लेकिन उनके बयानात चल रहे हैं। अच्छा, मैं ये कहता हूं कि अगर आप ये कर भी ले, आपको याद होगा एक जमाने में मसूद साहब को भी वादा माफ गवाह बनाया गया था भट्टो साहब के मामले में, और इसके बाद भी ये कहानी भी पुरानी है सर। यानी इसका मतलब पता क्या है, इसका मतलब यह है कि जो कानूनी मुकदमात आप चला रहे हैं ना जी, उसमें दम खम बाकी नहीं रहा, उसमें कोई बहुत ज्यादा वजन नहीं है। इसलिए अब आपको डंडे के जोर पे किसी ना किसी को वादा माफ गवाह बनाना पड़ रहा है। और वो अभी मैंने कहा कि बहुत से लोगों को कहा गया था पीटीआई में कि आप जो है वो वादा माफ गवाह बन जाएं, लेकिन अभी तक पीटीआई के अंदर से सियासी तौर पर किसी ने वादा माफ गवाह बनने की बात नहीं की है, उसमें उनको नाकामी है। आजम खान का भी जो वादा माफ गवाह बनना है वो भी उसका कोई सबूत तो सामने नहीं आया अभी तक, वो सिर्फ अभी तो कोई सबूत सामने नहीं, लेकिन अभी तो कोई सबूत सामने नहीं आया। लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए मान लें कि आजम खान का मामला जो है वो वाकई उन्होंने इस तरह से कहा है, तो फिर ये मामला सिर्फ आजम खान तक तो नहीं रहेगा ना जी। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के 2 इजलास हुए साइफर के हवाले से, वो असद मजीद साहब का मौकफ है, रिटर्न उन्होंने जमा करवाया हुआ है। फिर उसके बाद जो है प्राइम मिनिस्टर जो है, जो साबिक वजीर आजम इमरान खान, फिर मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ, फिर जो आपने खुद जो डिमाश किया था वो मौजूद है। यानी उसमें बहुत सी बातें हैं, अगर आप इस पंडोरा को खोलेंगे तो फिर आपको बहुत आगे तक जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे जाती तौर पे लगता है कसाना साहब, ये सारी चीजें जो है ना एक पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर इस्तेमाल होंगी, यानी इसको कैंपेन की सूरत में इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका मतलब कानूनी जंग नहीं है, बल्कि इसको एक सियासी जंग में ट्रांसफर करके इमरान खान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा वॉर जो है उसमें शिद्दत लाना मकसद है। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं
कि सियासी हुकूमत ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है इमरान खान की नाअहली का। वो कहती है कि ये सब कुछ करना है तो एस्टैब्लिशमेंट ने करना है। यहाँ अभी एक टकराव जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो ये इस वक्त जो सूरत हाल देख रहे हैं उस्मान भाई, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो इमरान खान है और पीटीआई है, उसकी अब क्या स्ट्रेटजी होगी, वो इसको कैसे काउंटर करेंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके बारे में आप जरा हमें थोड़ा सा गाइड करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि पीटीआई के पास ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन तो यह है कि एस्टैब्लिशमेंट क्या चाहती है, क्या उनको इंतखाबात लड़ने की इजाजत दी जाएगी या इंतखाबात को लड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जिन लोगों को पीटीआई के टिकट जारी हुए हैं उनको इंतखाब लड़ने की इजाजत मिल सकेगी, इमरान खान इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। पहला सवाल तो ये है, अगर मिलेगा तो फिर उसका एक और तरीकाकार सामने आएगा। लेकिन अगर ये सारी इजाजत नहीं मिलती किसाना साहब, तो फिर इंतखाबात तो इमरान खान को बाहर निकाल के किए जाएंगे ना, ये माइनस इमरान खान इंतखाब होंगे। अब इमरान खान के पास क्या चॉइस है? एक चॉइस ये कि जो भी हालात हैं, जैसे भी हालात हैं, वो इलेक्शन के अंदर जाए और इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करें उनकी पार्टी। अगर वो गिरफ्तार भी हो जाते हैं, उनको नजरबंद भी कर दिया जाता है, डिस्क्वालीफाई भी कर दिया जाता है, तब भी वो इलेक्शन लड़े। लेकिन लगता यह है कि पहले ये फैसला होना है बुनियादी तौर पर रियासत की सतह पे कि इमरान खान के साथ जो है इलेक्शन के हवाले से क्या सलूक किया जाना है, वही डिटरमिन करेगा पीटीआई की स्ट्रेटेजी को। जब आप चारों तरफ से रास्ते बंद कर देंगे तो फिर उसके बाद फिर इलेक्शन में उनका जाना जो है वो मुझे तो नजर नहीं आ रहा। फिर तो उनके पास ऑप्शन क्या रह जाएगा? अभी तक कोई क्लैरिटी कहीं भी आपको नजर नहीं आ रही, ना एस्टेब्लिशमेंट के हाँ, ना ही हुकूमती हलकों के हाँ, कोई क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है। मुकम्मल क्लैरिटी तो कोई नहीं है। डिफरेंट किस्म के जो है ना इंडिकेशन सामने आते हैं, जहां पे मैंने कहा कि कॉन्ट्राडिक्शन है, कुछ यस में है, कुछ ना में है, कुछ हाँ में है, कुछ अभी प्रोसेस के अंदर है। अभी सब चीजें चल रही हैं। अब ये जो 12 अगस्त को केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी ना जी, इससे अंदाजा हो जाएगा कि जो चेहरा सामने लाया जाएगा कि हम इंतखाबात की तरफ बढ़ भी रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे अपने जो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंतखाबात के बारे में शकूक व शुबात बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और लगता यह है कि इंतखाबात को थोड़ा सा आगे किया जाएगा, क्योंकि मामला तय नहीं हो रहे। और इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी हो या परवेज खटक साहब हो, उनको भी वक्त चाहिए जी। अगर उन्होंने वहां पर कोई मुतबादल फोर्स बनानी है तो इतनी जल्दी तो नहीं बन सकेगी जितनी जल्दी आपने तय कर ली। तो इसी क्लैरिटी के ना होने की वजह से नवाज शरीफ भी अभी वापस आने का कोई प्लान नहीं बना रहे, क्या यही वजह? मेरा ख्याल यह कि नवाज शरीफ साहब को भी कहीं ना कहीं से ये इंडिकेशन मिला है कि जो नया सेटअप आएगा उसमें नवाज शरीफ साहब माइनस होंगे, उनके लिए कोई रोल नहीं है। और इसी वजह से आपने देखा कि वहां अब जरा थोड़ा सा ठहराव आ गया है। मरियम नवाज में भी ठहराव आ गया है, नवाज शरीफ में भी ठहराव है। वो कोशिश जरूर करेंगे यहाँ पे आने की, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो इस वक्त बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ। वो ये रास्ता क्यों देंगे उनके लिए और क्यों निकालेंगे? अगरचे वो जलसों में कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और नवाज शरीफ के बगैर मैं कुछ नहीं हूं, क्योंकि वो ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ उनके ऊपर सरपरस्ती का हाथ रखें, शफकत का हाथ रखें और मैं सारे मामलात यहाँ पे चलाऊं। तो अभी नवाज शरीफ साहब के बारे में भी कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बेसिकली फिर डबल गेम खेल रहे हैं शहबाज शरीफ। सर देखिए, शहबाज शरीफ साहब पहले भी डबल गेम खेलते रहे हैं और वो डबल गेम बाजों का अपने भाई की रजामंदी से खेलते रहे कि एक फेस मैं ये लगाता हूं, एक फेस आप लगाएं, आपस में देखते हैं कि दोनों तरफ से क्या रास्ता निकलेगा। लेकिन अभी पाकिस्तान में कोई क्लैरिटी नहीं है शहबाज शरीफ साहब के बारे में, पीपल्स पार्टी के बारे में, इमरान खान के बारे में, नवाज शरीफ साहब के बारे में। मुझे लगता ही है जैसे रियासत जो है वो एक हेजानी कैफियत का शिकार हो चुकी है और उसको समझ नहीं आ रही कि इससे रास्ता क्या निकाला जाए जो सबसे ज्यादा उनके भी मफादात को और उनकी चीजों को भी वायबल करे। और ये अब जो इमरान खान साहब ने कल की जो स्पीच की है उसमें उन्होंने जरा थोड़ा सा क्लैरिफाई किया है कि देखिए जी, मैं फौज के खिलाफ नहीं हूं, मैं तो एक फर्द को टारगेट कर रहा हूं जिसने ये सारा काम किया है। तो वो अपनी तरफ से एक रास्ता निकालने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि मामलात इतने ज्यादा बिगड़ गए हैं और बाज़ औक़ात मुझे ऐसा लगता है जैसे मामलात जातियात पर चले गए हैं, इसलिए वहां से चीजें निकालने में मुश्किल तो पेश आ रही है। इतना आसान काम नहीं है पीटीआई के लिए भी, इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी। और ये जो इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का एहसास है कि जो इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद है ना जी, ये भी एक बहुत बड़ा सियासी बोझ बन गया है। यानी अब आप देखिए ना, जिस किस्म की बिजली की कीमतों में इजाफा हो रहा है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई में इजाफा हो रहा है, तो अब ऐसे में हुकूमत कैसे इलेक्शन की तरफ जा सकती है? मेरी समझ से तो बाहर है। प्रोग्राम शुरू होने से पहले मुझे बता रहे थे कि यूनिट कितने 62 रुपए का हो गया, 60 रुपए का हो गया जी। ये ऐसा है कि 51 रुपए 50 पैसे पर यूनिट हो गया है और जो पीक टाइम था जो 4 घंटे का उसको 6 घंटे का कर दिया गया है और पीक टाइम का रेट जो है वो 60 प्लस यानी 65 प्लस हो गया है।
तो अब आप अंदाजा लगाइए, शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक अगर आप एसी चलाते हैं तो आपको उसका बिल जो है 25% ज्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा नॉर्मल रेट्स के मुकाबले में। तो अब लोगों की तो जानें निकल गई हैं, और आपने देखा है कि लोग जो तनख्वाहदार मुलाजिम है उन्होंने अपने एसीज भी बंद किए हुए हैं, उसके बावजूद उनको 20-20 हजार 22-22 हजार के बिल आ रहे हैं। तो ये तो एक बहुत, और खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उधर से IMF कह रहा है कि आगे बढ़ना है तो आपको सख्त शराइत के साथ आगे चलना पड़ेगा, और ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी कि इनका, अच्छा ये भी देखना पड़ेगा कि जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है इस पे फिर इंटरनेशनल दुनिया क्या रिएक्ट करती है इलेक्शन की सूरत में। क्या वो ये सब चीजें डाइजेस्ट कर जाएगी या वो उसके ऊपर रिएक्ट करेगी और इलेक्शन को चैलेंज करेगी कि ये किस किस्म का इलेक्शन है जिसमें आपने एक बड़ी पॉपुलर पार्टी को जो है ना दीवार से लगा दिया है। तो मैं इसलिए कहता हूं कि कंफ्यूजन ज्यादा हो गई है, कॉन्ट्रडिक्शन ज्यादा हो गया है इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में, और अवाम जो है इस सारे सियासत का शिकार हो रही है। उसकी मईशत भी बिगड़ गई है, अनसर्टेनिटी भी बढ़ गई है। 12-14 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ चुके हैं, पाकिस्तान में लोग सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है, और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रोफेशनल क्लास के लोग हैं, वो अब आप जाके अगर लाहौर शहर में पासपोर्ट ऑफिस के बाहर जाए तो आपको सबसे ज्यादा लाइनें आपको पासपोर्ट ऑफिस के बाहर नजर आ रही है। एब्सोल्युटली। मैं आपको बताऊं, मेरे एक जानने वाले हैं सलमान भाई, वो अच्छे खासे बड़े बिजनेसमैन हैं, और वो उन्होंने 2 दिन पहले मुझसे पूछा कि यार कोई मुझे तरीका बताओ कि मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ से निकल सकूं और मैं किसी भी मुल्क में, कनाडा या अमेरिका या कहीं भी जाके वो पैसा दे के भी खरीद सकते हैं वीजा, और जो बिजनेस वीजा होता है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि देखें, अगर इस तरह के बिजनेसमैन जो हैं वो भी अगर आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर देंगे पाकिस्तान को, तो फिर बचेगा क्या वो? मैंने आपको कहा था ना, ये जो सारा पूरा मॉडल बनाया गया है कि हम बाहर से लोगों को इनवाइट कर रहे हैं और उनके लिए नेबरिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, वन विंडो ऑपरेशन क्रिएट करेंगे, वो यहाँ आके सरमायाकारी करें। सवाल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकार है वो भी बाहर जाना चाहता है, पाकिस्तान की जो प्रोफेशनल क्लास है वो भी बाहर जाना चाहती है। यानी जो इस वक्त रियासत की सतह पे, हुकूमत की सतह पे हो रहा है उस पर तो लोगों का डेफिसिट हो गया ना। और दूसरी बात यह है कि आहिस्ता आहिस्ता डेमोक्रेटिक स्पेसेस खत्म होती जा रही हैं। अब आप देखिए जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, कहीं आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी उस तरह से रेजिस्ट करती नजर आ रही है, कोई मीडिया आपको रेजिस्ट करता हुआ नजर आ रहा है, कोई आपको सिविल सोसाइटी रेजिस्ट करती हुई नजर आ रही है। सारे खामोश होके बैठे हुए हैं। देखिए ना, अब आप ये देखिए ना, आपकी बात हम कहते थे वुकला तहरीक में बड़ा पोटेंशियल है, हमें तो उस तरह की चीजें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। आप जुडिशरी को देखें, वो भी काफी हद तक ठंडी हो गई है। तो लगता ही है कि पूरा का पूरा जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो भी 90s की तरफ चला गया, वापस पीछे चला गया है। तो ऐसे में जब अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी है वो ये जिम्मेदारी लेने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देख रहे हैं कि इकोनॉमी आप ठीक कर ले, ज़राअत आप ठीक कर ले, जाली अदवायात आप ठीक कर ले, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को आप ठीक कर ले, बाहर से सरमायाकारी आप लेके आए, ब्रादर इस्लामी मुल्कों से आप बात करें। IMF के बारे में तो खुद प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ना जी कि आर्मी चीफ की मदद के बगैर ये पैसे नहीं मिल सकते थे। तो लोग ये कहते हैं कि अगर ये सारा कुछ करना है तो फिर फायदा क्या है। अच्छा, दूसरी तरफ देखिए, मैंने आपको कहा था पिछले प्रोग्राम में कि तमाम DCOs के लिए जो है ना फॉर्च्यून गाड़ियां जो है मंगवाई गई हैं। कल 200 गाड़ियां ब्यूरोक्रेट के लिए दोबारा असेंबली भेजी है कि 200 नई गाड़ियां लेके आए। उससे पहले 990 अरब रुपए के करीब जो है, या शायद 900 अरब रुपए, वो डेवलपमेंट फंड के नाम पे MPs MNAs को डिवाइड किए गए। 1.5 महीना रह गया है, 1 महीना रह गया असेंबली खत्म होने में, उनको सियासी रिश्वत दी जा रही है। यानी हमारे जो शाहाना मामलात है उसमें कोई फर्क नहीं आ रहा। उधर जो बिचारे असातिज़ा है, पेंशनर्स हैं, वो बकायदा धरने दे के बैठे हुए हैं, उनकी ग्रेजुटी के मसाइल हैं, उनके पेंशन के मसाइल हैं, उनको अनाउंसेस नहीं मिल पा रहे हैं, वो अपना एहतजाज कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन 200 गाड़ियां सरकारी अफसरान के लिए मंगवाने के लिए सब कुछ तैयार है। और ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि वफाकी हुकूमत और निगरान हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को खुश करके आइंदा इंतखाबात के नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो सियासी रिश्वत चल रही है इस पे भी तो, और ये देखिए ना, हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए IMF का कि IMF इनके ऊपर कंडीशन तक लगा रहा है। अगर ये ना हो अकाउंटेबिलिटी का फोरम तो ये तो और ज्यादा लूटमार करेंगे सर पाकिस्तान के अंदर। सही बात। अच्छा, ये मैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी आना चाह रहा हूँ, आपसे उसकी ओपिनियन लेनी है, लेकिन उससे पहले जरा मुझे बताएं कि केयर टेकर सेटअप के हवाले से कुछ खबरें बाहर आई हैं, कुछ किस तरह के लोगों के बारे में सोचा जा रहा है। पहले तो कुछ सहाफी हजरात के बारे में भी काफी बातें आ रही थी, तो कुछ लेटेस्ट खबरें हैं जी इस हवाले से? तो मेरा जाती ख्याल ये है कि मौजूदा हालात में
पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन अपनी मर्जी का निगरान सेटअप नहीं ला सकेंगे, एक बात तो तय है। अगर जो सेटअप आएगा वो शायद इनकी मर्जी भी होगी और उसमें एस्टैब्लिशमेंट की रजामंदी ज्यादा होगी, क्योंकि जब सारे मामलात को एस्टैब्लिशमेंट ही लीड कर रही है तो वो कैसे अपने आप को विड्रॉ कर लेगी निगरान सेटअप के मामले में। और जो इस वक्त लड़ाई है एस्टैब्लिशमेंट की और इमरान खान की, उसमें जो निगरान सेटअप आएगा वो तो उसको एस्टैब्लिशमेंट की ज्यादा हमायत हासिल होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि बात सियासी कुव्वतों से जरा बाहर निकली हुई है और एस्टैब्लिशमेंट के पास ज्यादा पावर नजर आ रही है, एक बात। दूसरी बात यह कि केयर टेकर ने ये डिटरमिन करना है कि वो इलेक्शन करवाने आया है या वो इलेक्शन की बजाय आगे अपना सफर लेके चलना चाहता है। तो ये फैसला भी एस्टैब्लिशमेंट नहीं करना है ना पाकिस्तान में, कि इंतखाबात होने या इंतखाबात से आगे जाना है। तो मुझे लगता यह है कि केयर टेकर के बारे में जो कोई इकोनॉमिक्स वाला बंदा जो है ना, मईशत का ऐसा बंदा आएगा जो मईशत को, मैनेजमेंट को लेके आगे बढ़े। कोई सियासी बंदा मैं नहीं देख रहा। और ये जो मीडिया के अफराद के नाम आ रहे हैं उनको भी मेरा जाती ख्याल है कि ऐसा शायद नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो आपका बुरहान और ज्यादा बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सही बात है। अच्छा, जरा अजय जी, जरा ये सुप्रीम कोर्ट का जो मामला चल रहा है और मिलिट्री ट्रायल जो है, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल सिविलियंस का, उस हवाले से जो सूरत हाल चल रही है, इसमें तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो माइंड दे चुके हैं कि भाई ठीक है, कर लो जो कुछ करना है, आप हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, सिर्फ थोड़ा सा हमें भी स्पेस दे दें, आपको भी स्पेस दे देते हैं। तो क्या इस तरह का मामला? देखिए, मैंने तो आपको कहा है ना किसाना साहब, मैंने आपको कहा है ना कि हमारे यहाँ सारे लोग विड्रॉल पॉलिसी के ऊपर चल रहे हैं, उसमें जुडिशरी भी चली गई है विड्रॉल के ऊपर। अब आप देखिए जिस तरीके से ये सारा मामला फौजी अदालतों का चला है, तो आपने फैसला तो देना नहीं है, लिंगर ऑन कर करके अपना वक्त पूरा करना है, फिर नए चीफ जस्टिस साहब ने भी आ जाना है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अब लोगों की जो उम्मीदें थी ना, वो चाहे जुडिशरी के ऊपर थी, मीडिया के ऊपर थी, डेमोक्रेटिक फोर्सेस पे थी, सिविल सोसाइटी पे थी, वो काफी हद तक कमजोर हो गई हैं। और उनको लगता है कि जैसे इनके पास अब कुछ देने के लिए कुछ नहीं है और सब अपना वक्त जो है वो पास करने की कोशिश कर रहे हैं। अब चीफ जस्टिस ने रिटायर होना है, उनको क्या जरूरत है रिटायरमेंट से पहले वो एक लड़ाई ले और बिला वजह अपने आप को हीरो बना के अपने लिए बाकी चीजें लेके खराब करें। तो मुझे लगता है कि समझौते की सियासत जो है वो पूरे पाकिस्तान पे गालिब है, और वो सियासत नहीं गालिब, बल्कि हम जो सियासी कुव्वतें हैं या जो सियासी लोग हैं या जो जमहूरियत पसंद लोग हैं, उन्होंने अपने आप को बैक फुट पे कर लिया है, फ्रंट फुट पे इस वक्त कोई और। शायद आज फिर यही वजह है कि काजी फायद ईसा साहब को भी एनआरओ मिल गया और उनको जो आज वो भी मामला देना, देखिए ना सब मामला ठीक होते जा रहे हैं। अब आप देखिए मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है, आपको कोई नजर आ रहा है मीडिया के अंदर से कोई रेजिस्टेंस नजर आ रही है? यानी आप अंदाजा लगाइए ना, उनके तमाम मीडिया चैनल्स का बिजनेस डे बाय डे खराब हो रहा है और उनको बिजनेस नहीं मिल रहा, वो सारा सोशल मीडिया पे जा रहा है इमरान खान की वजह से। लेकिन ये बेचारे आवाज उठाने की पोजीशन में नहीं है, मालकान उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट है, उनको बता दिया गया है कि जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, आपने कुछ नहीं करना, आप बस ये तमाम चीजें जो है इसी तरह से लेके चले जैसे हम आपको कह रहे हैं। अब आप देखिए ना, एक तरफ आप कह रहे हैं कि जी करोड़ों में उनके व्यूवर्स बढ़ रहे हैं सोशल मीडिया पे, दूसरी तरफ हम यहाँ उनका नाम नहीं ले सकते, उन पर डिस्कशन नहीं कर सकते, उन पर बात नहीं कर सकते। ये मैंने आपको बताया कि काफी अरसे के बाद पहली दफा कल मैंने देखा है मुजम्मल असलम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बराह रास्त दिखाई गई है। अदरवाइज तो उनकी पार्टी की एक्टिविटीज बैन है और जो कुछ करना पड़ रहा है वो सोशल मीडिया के जरिए थोड़ा बहुत चल रहा है पार्टी। तो ये मुझे लगता है कि ज्यादा खतरनाक सिनेरियो है पाकिस्तान के अंदर, और जो लोग अभी अरेस्ट हैं उनके बारे में भी कोई नरम पॉलिसी नहीं नजर आ रही। लोग रिहा होते हैं फिर वो गिरफ्तार हो जाते हैं दोबारा। अब अली मोहम्मद जो शहरियार आफरीदी हैं, पहले उनके भाई फौत हुए, फिर उनकी बहन फौत हुई, आपने उनको पेरोल पे ना किया। इजाज चौधरी, महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, अली मोहम्मद खान, यास्मीन राशिद और वो फिरदौस शमीम नकवी साहब कराची वाले, फिर वो खवातीन जो है आलिया हमजा वगैरह जो है, सनम जावेद वगैरह, भाई ये सब लोग अंदर हैं, मुजाहमत कर रहे हैं इस वक्त तक। तो उनको तो कोई रियायत नहीं मिल रही और कोई वादा माफ गवाह भी नहीं बन रहा। तो ये देखिए 60-65 दिन हो गए हैं और अभी तक लोग अंदर हैं। और फिर ये मिलिट्री कोड का भी जो इतना हवा आपने क्रिएट किया है, उसका भी मुकदमा तो अटॉर्नी जनरल कह चुके हैं, अभी तो हमने कार्रवाई भी शुरू नहीं की है। तो कार्रवाई शुरू नहीं हुई है, आपने 70-70 दिन तक लोगों को अंदर बैठाया हुआ है बगैर कार्रवाई के। तो बहुत से सवालात हैं पाकिस्तान में जो इस वक्त हो रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बस खामोशी है, तो लोगों में डर है, खौफ है, लोगों को लगता है आवाज उठाएंगे तो कुछ ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ये मीडिया में भी है, सियासी लोगों के अंदर भी है, और लोग आपने थोड़ा सा पहले आपने बताया कुछ इंटरनेशनल फैक्टर्स भी, तो मैंने सुना है कि कुछ अमेरिकन का एक वफ्द जो है वो भी पहुंच गया हुआ है पाकिस्तान और वो मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें भी उसकी शुरू हुई है। तो क्या वो प्रेशर तो आ रहा है?
हाँ आ रहा है, वाकई फील हो रहा है तो आ रहा है। जैसे यूरोपियन देखिए ना, यूरोपियन यूनियन ने कहा कि अगर आप मिलिट्री कोर्स में जाएंगे तो हम आपकी पोजीशन को रिविजिट करेंगे। IMF ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करने की कोशिश करें। अमेरिकन सेनेटर्स ने बकायदा एक करारदाद पेश की है। अच्छा, इंटरनेशनल मीडिया सवालात उठा रहा है। फिर इमरान खान साहब जो इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं, वो नैरेटिव वहां जा रहा है। कल मेरे साथ एक इंटरनेशनल मीडिया के बंदे आए हुए थे लाहौर में, तो हमने एक जगह पर बैठ के चाय वगैरह इकट्ठी पी है। तो उनका ख्याल यह था कि इंटरनेशनल दुनिया में पाकिस्तान के मीडिया के बारे में बहुत क्रिटिसाइज हो रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया ने कहीं भी रेजिस्ट नहीं किया इस सारी सिचुएशन के अंदर, जहां उनको हाथ पैर उनके बांध दिए गए हैं और वो खामोश होकर बैठा हुआ है। तो ये किस किस्म का मीडिया है जिसने ये सब कुछ बर्दाश्त कर लिया है? तो हम उनको बता रहे थे कि ये मीडिया थोड़ी है, ये जर्नलिस्ट थोड़ी है, ये तो मालकान है, इनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, उनको डील करना ज्यादा आसान होता है एस्टैब्लिशमेंट के लिए। तो एक अजीबो गरीब कहानी तो चल रही है ना पाकिस्तान की। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इसकी प्राइस पाकिस्तान की आवाम पे कर रही है। पाकिस्तान में अनसर्टेनिटी आ रही है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी है, और फिर बाहर की दुनिया में जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है, ओवरसीज पाकिस्तानियों के अंदर जो पाकिस्तान के बारे में परसेप्शन बिल्ड हो रहे हैं वो बहुत नेगेटिव जा रहे हैं। रसाना साहब, आप तो बाहर बैठे हुए हैं, हम जब बाहर के लोगों की बातें सुनते हैं, जब उनसे फोन पे बात होती है, तो वो वहां पे जो रद्द अमल देते हैं, और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, और अभी पिछले हफ्ते में 3-4 लोग मुझे मिले हैं जो बाहर से आए हैं, और उन्होंने कहा कि यार ओवरसीज पाकिस्तानियों में बहुत गुस्सा है पाकिस्तान के बारे में, और वो कहते हैं कि जनाब अब हम यहाँ ना कोई इन्वेस्टमेंट देंगे ना कोई पैसा भेजेंगे, हम अपने बच्चों को भी यहाँ बुला रहे हैं, अपनी फैमिलीज को भी यहाँ बुला रहे हैं। ये जो एक पूरा डेफिसिट आ गया है, इसको डील करने के लिए हमें इमोशनल पन से बाहर निकलना पड़ेगा ना, जज्बातियत से बाहर निकलना पड़ेगा, मुकाबलाबाजी से बाहर निकलना पड़ेगा कि जी हम मुकाबला करेंगे, किसी का बदला लेंगे। ये बाहर निकले, इससे एक बदला लेने का वक्त नहीं है, सर जोड़ के बैठने का वक्त है कि पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ेगा, हमें अपने इलाकाई चैलेंजेस को कैसे डील करना है। अभी आपने देखा कि अफगानिस्तान ने जो सलूक पाकिस्तान के साथ किया है वो आपके सामने है। इंडिया जितनी मोदी साहब कहते हैं कि हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो कुछ कर रहा है वो पाकिस्तान खुद अपने लिए कर रहा है। तो एक इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल है एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी, सिक्योरिटी इदारों के लिए भी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, हुकूमत हो, अपोजिशन हो, सियासी जमातें हो, मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, हम सब एक मुश्किल में फंसे हुए हैं ना सर। इससे निकलने के लिए आपको थोड़ा सा ठहराव पैदा करना पड़ेगा, अपने आप को 2 कदम पीछे की तरफ जाना पड़ेगा, अपना गुस्सा नीचे लाना पड़ेगा, और एक ऐसी एंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ेगी जो सबके लिए कोई रास्ता निकाले आगे बढ़ने का, कि लोग कैसे आगे बढ़ के अपने लिए पाकिस्तान के लिए कोई मुस्बत तरीके से सोच सकें। इस वक्त तो जो हो रहा है, ऐसे लगता है कि बस हम गुस्से में हैं और एक रिएक्शनरी पॉलिटिक्स है, और उसके अंदर जो ताकतवर है वो अपने तरीके से खेल रहा है, और कमजोर जो है वो अपने तरीके से खेल रहा है। चलें, इसी पे हम इंशाल्लाह इसको खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीक दोबारा इसका सिलसिला देखेंगे कि इन द मीन टाइम क्या होता है। सलमान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।